प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ है सुमित्रानंदन पंत जी का, उनके बारे में पहले उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे। उसके बाद हम उनके काव्य साधना के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत आप कहाँ के थे, उनका बचपन किस प्रकार से बीता और उनके बचपन का जो जीवन काल था, जो आसपास का उनका पर्यावरण था, और उनके उस वक्त जब प्रारंभिक जीवन शुरुआत होती है किसी भी इंसान की, तब सबसे ज्यादा उनके मानस पटल पर हमें छाप छोड़ देता है। तो निसंदेह पंत जी के भी ऐसा ही हुआ। जब वो प्रारंभ के जीवन में आए, इस धरती पर अवतरित हुए, उसके बाद में उनके जिस प्रकार से विधाता ने उनके साथ में खेल खेला और प्रकृति ने उनको एक तरह से मजबूर किया कि किस प्रकार से आपको सोचना है, किस प्रकार से आपकी सोच लेखनी में ढलनी है। तो हम पहले उनका जीवन परिचय हम देखेंगे। देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड की पार्वत्य सुषमा से अलंकृत अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड में जो बराबर पर्वत श्रृंखला है, वहीं पर अल्मोड़ा जिला है, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाते हुए जिले हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में एक जो कोसानी नामक गांव था, वहां पर इनका जन्म 1900 ईस्वी में होता है। बचपन का नाम गुसाई दत्त था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही, दिन नहीं, सोचिए, जन्म के कुछ घंटों बाद ही उन्हें माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पड़ा। अबोध अवस्था से ही ये प्रकृति के गोद में बैठकर अकेले में सोचते रहते थे। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने कुछ छंदों की रचना कर डाली, परंतु वास्तविक कवि क्रम बाद में प्रारंभ हुआ। ये बचपन से ही एकांत प्रिय और शांति प्रिय थे। सन 1921 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने से इन्होंने कॉलेज शिक्षा का भी परित्याग कर दिया था। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी और बंगला साहित्य का खूब अध्ययन किया, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आध्यात्मिक साहित्य के पठन में भी इनकी विशेष रुचि रही है। इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होती रही और धीरे धीरे ये हिंदी जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात होते चले गए। इन्हें अनेक कृतियों का पुरस्कार प्राप्त है, कृतियों पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। पंत जी को चिदम्बरा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है। पंत जी की कई रचनाएं हैं। इनके काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और आत्मकथा लिखी है। इन्होंने खयाम की रूबाइयों का हिंदी रूपांतरण भी मधुज्वाल नाम से किया है, किंतु इनका सम्मान कवि के रूप में ही है और आगे भी रहेगा। यहाँ हम केवल उनकी जो चर्चा करेंगे वो काव्य कृतियों की ही चर्चा करेंगे। इनकी काव्य कृतियों में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकेन, रजत शिखर, वाणी कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन, चित्रांगदा, चिदम्बरा, सत्यकाम, तारापथ, गीत हंस, इस प्रकार से कई इनकी एक तरह से काव्य कृतियां रही है। हम जिस प्रकार से इनके प्रारंभिक के जीवन का संक्षिप्त परिचय देखने के बाद उनके द्वारा जो देन हुई है, उनके द्वारा जो काव्य रचना की गई है, वो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
काव्य साधना किस प्रकार से रही। इनकी रचनाओं को हम उनके विचारधारा के अनुसार ही युगों में बांट सकते हैं। पंत जी की विचारधारा जैसी रही है उसी प्रकार से हमें इनको बांट सकते हैं। जैसे कि उनके युगों में बांटने के लिए हम एक तरह से इनको प्रमुख रूप से 3 युगों में बांट सकते हैं। पहला है सौंदर्य युग, सौंदर्य युग। दूसरा है प्रगति युग और तीसरा है आध्यात्मिक युग। इनकी जो रचनाएं सौंदर्य युग की है उनमें सुंदर तत्व की प्रधानता है। प्रगति युग की रचनाओं में लोक मंगल की भावना स्फुटित हुई है और आध्यात्मिक युग की रचनाओं में उनके अनेक दार्शनिक विचारों का भी परिचय मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका सौंदर्य युग। पंत जी की रचनाओं का प्रारंभिक युग तब भी वे सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर कविता करते रहे। उस युग की इनकी रचना वीणा और दूसरी रचना ग्रंथि है। ग्रंथि में श्रृंगार और सौंदर्य की अभिव्यक्ति सुंदर रूप में हुई है। पल्लव इस युग की उनकी प्रौढ़तम कृति मानी जाती है, जिसमें इनकी रचना शक्ति का उत्कृष्ट रूप देखा जा सकता है। पल्लव के अतिरिक्त सौंदर्य युग की अंतिम प्रभावशाली रचना रही है वो है गुंजन। इसमें कवि ने सौंदर्य शक्ति से शिव तव की ओर पदार्पण किया है और युगांत में आकर और भी स्पष्ट हो जाता है। पंत ये मानने लग जाते हैं कि जो सुंदर है कोई शिव भी होना चाहिए। पंत की रचनाओं का ये सौंदर्य युग कविता का छायावाद युग था। अतः पंत की इन रचनाओं में छायावाद की सभी प्रवृत्तियां और विशेषताएं समाहित हैं, समाहित मिलती है, इन रचनाओं में मिलती है। दूसरा जो युग इनको देखेंगे वो है प्रगति युग। इस युग की रचनाओं में युगात, युगवाणी और ग्राम्या महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उस युग में पंत पलायन छोड़कर जन जीवन की ओर मुड़ते दिखाई देते हैं। ये कल्पना लोक से ठोस धरातल पर पैर रखते हैं। वे जीवन को संघर्षमय मानते हैं और जीवन के लिए सुख और दुख का सापेक्ष महत्व स्वीकार करते हैं। यानी जीवन में सुख और दुख बराबर ये क्रिया है जो चलती रहती है। सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख कोई स्थायी नहीं रहता है। ये जीवन का यथार्थ पंत जी मानते हैं। क्या कहते हैं वो? अविरत सुख है उत्पीड़न, अविरत दुख भी उत्पीड़न। सुख दुख की दिशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। जीवन ये जग सुख दुख में सोता जागता रहता है, कोई स्थायी रूप से नहीं होता है। सभी का ही अंत होता है। दुख का भी अंत होता है, सुख का अंत होता है, कोई स्थायी नहीं रहता है। सुख के बाद में दुख, ये अविरल धारा चलने वाली है। यह युग प्रगति युग का आरंभ था। पंत की इस युग की रचनाओं पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जाता है। साथ ही उनका मानवतावादी दृष्टिकोण भी प्रखर रूप से व्यक्त हुआ है। प्रगतिवादी चेतना के कारण वे पुरातन अंध परंपराओं के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए कोकिल से कहते हैं, का कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन ध्वंस भ्रष्ट जड़ के जड़ बंधन पावक युग धर आवे नूतन वो पल्लवित नवल मानव मन। कोकिल जिस प्रकार से कोकिल बहुत मीठे स्वर में पक्षी गाता है, उसके लिए बराबर कहते हैं कि तू गा। और ये ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद बसंत ऋतु आती है, नए नए पत्ते खिलते हैं, पल्लवित होते हैं, नया संचार इस जीव में जागृत होता है। यानी कि दुख के बाद में सुख आता चला जाता है, आता जाता है। युगांत में गांधी युग की अंतिम रेखाओं का समन्वित समीकरण झलकता है।
युगवाणी में प्रगतिवाद और प्रकृतिवाद की रचनाएं संग्रहित हैं। ग्रामीण में आकर पंत ग्राम सभ्यता एवं ग्राम संस्कृति के पुजारी बन जाते हैं। ग्रामवासियों के प्रति उनमें किस कदर सहानुभूति जागृत होती है। वे कहते हैं ये तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, ये भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित, ये भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। गांव के बारे में जिस प्रकार से उनका सोचना रहा है, भारत के गांव है और यहां पर सभ्यता संस्कृति बराबर बसती है। तीसरा जो उनका युग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है वह है आध्यात्मिक युग। इस युग की रचना में पंत जी चिंतन प्रधान बन जाते हैं। यह युग पंत की भाव यात्रा की तीसरी मंजिल है। इस युग की प्रमुख रचना है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा। पंत यहाँ आकर व्यक्तिवाद को छोड़कर समष्टिवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय चेतना से भरकर सार्वभौम मानवता का जयगान करते हैं। इस प्रकार पंत की काव्य साधना का विकास हमने तीन युग में देखा है। सौंदर्य युग में वे वीणा से गुंजन तक प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य के अंतर्मुखी साधना में लीन रहते हैं। प्रगति युग में वे युगांत से ग्राम्य तक बहिर्मुखी होकर यथार्थ जीवन का चित्रण करते हैं। आध्यात्मिक युग में वे अरविंद, विवेकानंद आदि के विचारों से प्रभावित होकर स्वर्ण किरण से उत्तरा तक भविष्य के चिंतन में लीन दिखाई देते हैं। इस तरह वीणा से लेकर उत्तरा तक पंत की साहित्यिक प्रगति का उत्तरोत्तर क्रम मिलता है। लोकायतन महाकाव्य लिखकर पंत ने विस्तृत भावभूमि सृजन कर मानवतावादी भावाभिव्यक्ति की है। इसे लक्ष्य कर समीक्षकों का कथन है कि मानव जीवन को देखने, समझने और नया बल देने को एक परिष्कृत दृष्टि पंत जी के पास थी, वो शायद दूसरे के पास ना हो। निष्कर्ष रूप में यह कहा जाता है कि पंत जी की काव्य साधना युग चेतना की परिचायक है। इनकी साधना में कालिदास, टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद, शैली, किर्श यानी कि भारतीय जो चिंतक है उनके साथ साथ पाश्चात्य देशों के चिंतकों का भी इनके मानस पटल पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है। साथ ही भारतीय संस्कृति एवं युगानुरूप मानव संवेदना भी इनके चिंतन में बराबर समाविष्ट रही है। तो जब भी आपके इस प्रकार से सुमित्रानंद के पंथ के बारे में काव्य साधना के से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो निश्चित रूप से आप इनका सही ढंग से उत्तर दोगे, इनका आप अध्ययन करोगे। धन्यवाद।